हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। हमने स्टार्ट कर दिया था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर में हमने एप्लीकेशन की बात कर ली थी। और हमने बात की थी मेडिसिन के अंदर कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो मेडिसिन में कैसे यूज की जाती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम जीन थेरेपी पढ़ रहे थे। जीन थेरेपी क्या होती है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं आज, ठीक है। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय जीन थेरेपी। कोई भी बीमारी है, कोई भी हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है ना। और कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है जो पेरेंट्स से हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, हाँ, अपने पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स शो करती है, मतलब कई एबनॉर्मलिटीज़ जन्म के साथ में आ जाती हैं बच्चे के अंदर। तो उन बीमारियों को कैसे जीन थेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ये बायोटेक्नोलॉजी हमें बताती है। देखो, मैं ऑलरेडी इसके बारे में इंट्रो दे चुका हूँ कि जीन थेरेपी क्या होती है। जीन थेरेपी के अंदर कोई भी आरडीटी जो टेक्नोलॉजी है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, वो इसके अंदर यूज़ की जाती है। एक मैंने 3 तरीके बताए थे। एक तो रिप्लेसमेंट, एक एडिंग, सब्सट्रैक्शन। या तो क्या है, जैसे कि किसी पेशेंट में कोई जीन ख़राब हो गई है, डिफेक्टेड जीन है ना, या तो उसको रिप्लेस कर दो नॉर्मल जीन के साथ में। और ये जो रिप्लेसिंग होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। एक उस जो डिफेक्ट जीन है उसको हम निकाल देते हैं, और जो एक नॉर्मल जीन है जो आरडीटी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है उसको हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। एक तो रिप्लेसमेंट हो गई, या फिर हम क्या करते हैं दूसरे तरीके से कि डिफेक्ट जीन को निकालते नहीं हैं, वहीं रहने देते हैं बॉडी के अंदर ही, और उसमें एक नॉर्मल जीन भी डाल देते हैं उसी के साथ में, मतलब ऐड करना, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ना हम नॉर्मल जीन उसमें डाल रहे हैं, है ना, नॉर्मल जीन नहीं डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो डिफेक्टेड जीन है उसको निकाल लें बाहर, ठीक है ना, उसको बाहर निकाल दे, रिमूव कर दे, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन। ये क्या है, ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है, थेरेपी है, ये जीन थेरेपी कहलाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जो पहला फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1992 ए 4-year-old गर्ल विद एडेनोसिन डीएमिनेज एडीए डेफिशिएंसी। एडेनोसिन डीएमिनेज नाम की जो ये बीमारी है, इस क्या कहते हैं ये, मतलब कि इसमें डीएमिनेज का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है लॉस, एमिनेज मतलब अमीनो एसिड्स। जो ऐसे कोई एंजाइम होगा जो कि एडेनोसिन अमाउंट को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं इसमें, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये एंजाइम क्या है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, फंक्शनल, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग शो कर रहा है, ठीक है ना, रेगुलेट कर रहा है उसको, क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, दिस डिसऑर्डर इज कोज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज। ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम किसी ना किसी पर्टिकुलर जीन को कोड कर रहा होगा। आपको पता है जीन और प्रोटीन जीन को कोड करती है। तो क्या है कि ये जो एंजाइम है, ये प्रोटीनेसियस एंजाइम है ना। तो ये वाला एंजाइम किसी एक जीन को कोड कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन में, नॉर्मल बॉडी में। लेकिन क्या है, इस 4 साल के इस बच्चे के अंदर इस एंजाइम की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। अब इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से उसने उस जीन को कोड करना बंद कर दिया। अब वो जो जीन थी जो जिसको कोड कर रही थी, वो क्या है, कुछ ना कुछ फंक्शन तो कर ही रही होगी, है ना। अब उसकी वजह से क्या है, वो फंक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको एक्टिवेट करने वाली उसका जो पासवर्ड था, जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगी, कोड नहीं डालेगी वो प्रोटीन, जब तक वो जीन अपना काम नहीं करेगी, ठीक है। अब उसके पास जिसके पास पासवर्ड था वो है ही नहीं, है ना, जिसके पास कोड था वो नहीं है, तो वो जीन क्या है, एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, और वो जो उसका फंक्शन है वो फंक्शन वो शो नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी उस बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये किससे क्योर की जा सकती है, कुछ में तो ये क्या है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर दें,
तो ये डिजीज़ ठीक हो सकती है, क्योर हो सकती है। अब बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान तो है नहीं कि इतनी आसानी से क्या है ठीक हो जाए, ठीक है। तो इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो मैंने बताया जीन थेरेपी में कुछ ऐसे होते हैं जो डिफेक्टेड जीन को रिमूव कर देते, रिप्लेस कर देते हैं और नई जीन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी होता है, उसके द्वारा भी क्या ये बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, मतलब जिस ऐसा इंजेक्शन देंगे उसके अंदर एडीए डेफिशिएंट, एडी जो है एंजाइम है वो उसके अंदर उस इंजेक्शन में प्रेजेंट है, अब वो उसको लगा देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज दैट दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स क्या कम्प्लीटली क्योरेटिव, मतलब दोनों ही केस में देखो, एक तो बात की ट्रांसप्लांटेशन वाली, एक बात की इंजेक्शन वाली, ठीक है ना। तो दोनों में ही क्या है ये क्योरेटिव, कम्प्लीटली क्योरेटिव नहीं है, ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं कि हाँ कुछ हद तक इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, कुछ हद तक इसको क्योर किया जा सकता है, बट कम्प्लीटली जड़ से नहीं ख़त्म किया जा सकता, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स रह ही जाते हैं। एज ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड जीन थेरेपी, जब पहला कदम किसकी तरफ बढ़ाया, जीन थेरेपी की तरफ बढ़ाया। द लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन ए कल्चर आउटसाइड द बॉडी। वही है जीन थेरेपी में, तो क्या होता है कि कुछ नॉर्मल जो मतलब जीन या फिर कुछ भी ले लिया, इसने यहाँ पे क्या लिया, ब्लड से लिम्फोसाइट सेल्स ले ली, ठीक है ना, जो कि इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है सेल्स। तो वो सेल ले ली और सेल लेने के बाद उन्हें एक बाहर, बॉडी से बाहर, ठीक है ना, इनविट्रो का मतलब होता है बॉडी से बाहर, अगर किसी के हम कल्चरिंग करवा रहे हैं तो वो, तो बॉडी से बाहर उसको कल्चर कराया गया, उसको कल्चर कराने का मतलब उसको ग्रो किया गया, है ना, बहुत सारी सेल्स बनाई गई उससे, और आउटसाइड बॉडी के बाहर जब उसको कल्चर किया गया, उससे डेवलप की गई, उससे सेल्स डेवलप की गई, एक नया डीएनए वहाँ पे नया जीन थेरेपी के द्वारा बनाई गई। आपको पता है जीन थेरेपी में क्या होता है, बॉडी से बाहर कोई नई जीन बनाना, ठीक है ना, बॉडी के बाहर कोई नई जीन बनाना, और उस जीन को जो नई जीन बनाई है किसी प्रोसेस से, है ना, और प्रोसेस का नाम भी आपको पता ही है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और वो बना के क्या है उस पेशेंट के अंदर डाल देना जो मतलब उस बीमारी से ग्रसित है, ठीक है ना। तो ये क्या है, उन्होंने लिम्फोसाइट को लिया, कल्चर किया, कल्चरिंग करने के बाद उसको इंजेक्ट कर दिया पेशेंट के अंदर, ठीक है ना। जीन थेरेपी में ये सब होता है। ए फंक्शनल ADA-CDNA यूजिंग ए रिट्रोवायरल वेक्टर, रिट्रोवायरल वेक्टर का मतलब होता है जो अपने जो आरएनए का जो आरएनए होता है ना, उसके अंदर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस के अंदर, वो अपने आप को डीएनए में चेंज कर लेता है, ठीक है ना। रिट्रोवायरस जैसे होते हैं ना, उनको रिट्रोवायरल, जैसे कि HIV का वायरस है, समझ रहे हो ना। ADA-CDNA, ये CDNA जो रिट्रोवायरल का ही वो है प्रोसेस है, ठीक है ना। इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, और उनको क्या है, CDNA को उसने जो रिट्रोवायरल वेक्टर के द्वारा वो डीएनए जो बनाया गया था, CDNA, ADA से CDNA बना दिया और उसको इंजेक्ट कर दिया लिम्फोसाइट सेल में, ठीक है। विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, और ये क्या है, वहाँ से लिम्फोसाइट को वापस से उस पेशेंट के अंदर डाल दिया जिससे ली गई थी वो, ठीक है। यही तो जीन थेरेपी है। पहले क्या किया उन्होंने, लिम्फोसाइट ले ली बाहर, लिम्फोसाइट कल्चर कर ली बहुत सारी, ठीक है ना। कल्चर करने के बाद में उन्होंने ADA एंजाइम लिया, जो फंक्शनल एंजाइम है, किसी और का लिया होगा, नॉर्मल व्यक्ति का लिया होगा, किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और उसने ADA से क्या बना दिया, CDNA, सिंथेटिक DNA बोलते हैं इसको, ठीक है ना। CDNA को सिंथेटिक DNA या फिर कह सकते कॉम्प्लीमेंट्री, सी का मतलब होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री DNA, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना दिया, और कॉम्प्लीमेंट्री DNA किससे बनाया, रिट्रोवायरल से, रिट्रोवायरल से ही पॉसिबल है। देखो अगर आप RNA से DNA बना रहे हो ना, तो एक ये वायरस जो रिट्रोवायरस होते हैं ना, उन्हीं के
उन्हीं से हो सकता है ये, बाकी वैसे नहीं बनाया जा सकता। तो cDNA बना दिया, ठीक है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री पर सिंथेटिक डीएनए भी बोल देते हैं। तो ये जो डीएनए है उसमें लिम्फोसाइट में डाला, लिम्फोसाइट से फिर वो वापस से लिम्फोसाइट किसके अंदर, पेशेंट के अंदर डाल दी, ठीक है। तो ये तरीका जो अपनाया जाता है जीन थेरेपी के अंदर एक पेशेंट को क्योर करने के लिए। हाउएवर एज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, आप सभी को पता है ये सेल्स इमोर्टल नहीं है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ये मतलब हमेशा के लिए जिंदा ही रहेंगी, हमेशा के लिए वर्क करेंगी, फंक्शनल रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकल इंजीनियर लिम्फोसाइट्स, मतलब बीच बीच में उसको क्या है ये सब प्रोसेस जो ये थेरेपी जो है अपनानी पड़ेगी, ठीक है ना, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग की गई है लिम्फोसाइट जो बनाई गई हैं ये लिम्फोसाइट्स, जैसे कि कुछ समय रहता होगा 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल, अब मुझे तो इतना नहीं पता कितना रहता है एग्जैक्ट टाइम तो, बट वो क्या है कि बीच बीच में ये थेरेपी अगर नहीं कराएंगे तो इस प्रॉब्लम से हम कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो लाइफ टाइम के लिए ये जो इलाज है चलता है। तो कम्प्लीटली इलाज अभी तक इसका है नहीं, और जीन थेरेपी से जो पॉसिबल हुआ है जो इलाज कि हाँ भाई ज़िंदा रह सकता है इंसान अगर ये स्टेप हम अपनाए तो, ठीक है ना, जीन थेरेपी वाले। तो हाउएवर इफ़ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स, जो बोन मैरो होता है वहाँ की सेल अगर लें और उससे एडीए प्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि वहाँ के सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है, सेल्फ रिन्यूअल की कैपेबिलिटी होती है, स्टेम सेल जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो दोबारा से रीडिफ्रेंशिएशन में जा सकती है। रीडिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है, कोई सेल जब एक बार कम मैच्योर हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, अपना फंक्शन शो करने लग जाती है, तो वो वापस से मतलब रीडिफ्रेंशिएशन में नहीं जाती, मतलब फर्स्ट स्टेज में नहीं जाती है, इमैच्योर फॉर्म में नहीं जाती है। लेकिन स्टेम सेल ऐसी, स्टेम सेल के पास में वो ताकत होती है कि वो वापस से रीडिफ्रेंशिएशन सेल में चली जाती है, प्रोसेस में चली जाती है, ठीक है, और वापस से क्या है वो डिवाइड करने लग जाती है। तो बोन मैरो के अंदर ये जो है कैपेबिलिटी है, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस कर सकती है। एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ये किस में डाल दें, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम डाल लें तो इट कुड बी ए परमानेंट क्योर, ठीक है ना, क्योंकि बोन मैरो के अंदर बहुत ताकत होती है, वो स्टेम सेल्स की वजह से वो क्या है वो वापस से डिवाइड कर सकती है, और उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं उस सेल्स को किसी बच्चे के अंदर तो क्या है ये बीमारी क्योर हो सकती है, क्योंकि ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, ठीक है ना, पेरेंट्स से आने वाली डिजीज़ है। अब पता है पेरेंट्स से आने वाली डिजीज़, इसलिए इसका इलाज पहले ही क्यों ना कर लें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्यों ना कर लें। हमें पता होगी कि हमारे मान चलो किसी पेरेंट के अंदर ये डिजीज़ है तो सबको पता है कि इसके बच्चे के अंदर भी ये डिजीज़ होने वाली है, तो क्यों हम वेट करें बर्थ का, क्यों ना उसको हम जब वो वहाँ पे कम्प्लीटली क्योर हो सकती है, परमानेंट क्योर हो सकता है, मिल सकता है वहाँ पे, तो वहीं पे कर लें, ठीक है ना। इस वजह से कि जीन थेरेपी बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा इलाज है और बहुत जगह पे यूज किया जाता है, कैंसर जैसी बीमारियों में भी जीन थेरेपी का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना नीट के अंदर पूछा जा चुका है और पूछ भी सकते हैं। नाम ये 4 ईयर ओल्ड गर्ल याद रख लेना, 1990 याद रखना, एडीए याद रखना, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ठीक है। थर्ड बात आती है मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। मेडिकल डायग्नोसिस कैसे, मतलब जो डिजीज़ है बीमारियों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। ये भी क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो एक बात बता दूं मैं कि बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में एक ही चीज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या है हम कुछ भी पता लगा सकते हैं, किसी भी बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका इलाज भी हम वहाँ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये जो कोविड-19 है ना इसकी वैक्सीन बनाई जा रही है तो ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही बनाई जा रही है, ठीक है, जब भी बनेगी और ये इसी प्रोसेस के थ्रू बनाई जाएगी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाई जाएगी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोप है और बहुत ही अच्छा है आइडेंटिफाई करने में। किसी भी बीमारी, नई बीमारी है अभी चली है, जैसे कि जब स्टार्टिंग में कोविड-19 चली होगी तो उसको भी इसी प्रोसेस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया होगा, डायग्नोज किया गया होगा, ठीक है ना। उसके वायरस का जो स्ट्रक्चर है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, कहाँ पे इफेक्ट करता है,
किस जगह पे जाके ये बॉडी में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग मींस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है recombinant DNA technology is one of the important tool for the diagnosis of several diseases। ठीक है ना, दी डायग्नोस। और एक और बात बताऊं, जब तक कोरोना के जो आइडेंटिफाई जो टेस्ट था, जो टेस्ट होता है वो नहीं था ना, मतलब इतना पहले क्या था कि जैसे कि मान के चलो किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसका सैंपल ले लिया, अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है, टेस्ट करना है। तो सैंपल ले लिया ना, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जब ये चला था फरवरी मार्च के दौरान में, तो कैसे टेस्ट किया जाता था, वो वहाँ से जब सैंपल ले लेते थे ना तो वो पीसीआर मशीन के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करते थे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है ना, और आरडीएनए टेक्नोलॉजी बहुत मतलब टाइम टेकिंग है, एक तरीके से थोड़ा सा समय लेती है, इस वजह से उसके टेस्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव की जो रिपोर्ट है आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है ना, अब थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई है, शायद कुछ मशीन वगैरह बना दी है, तो इस वजह से जल्दी पता लग रहा है। ठीक है ना, एक दिन के अंदर या फिर कुछ ही घंटे के अंदर पता चल जाता है, या फिर अब तो शायद हो सकता है कि कुछ ही मतलब मिनट में, आधे घंटे या फिर एक घंटे के अंदर पता चल जाए, ऐसी मशीन है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है ये। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट टूल फॉर डायग्नोस ऑफ सेवरल डिजीज। द डायग्नोस्टिक technique involve the construction of probe consisting of short segment of single stranded DNA attached to a radioactive और fluorescent marker। ये मार्कर क्या होता है पता है, मार्कर भी एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट होता है, डीएनए का सेगमेंट टुकड़ा। प्रोब भी डीएनए का टुकड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, प्रोब टर्म यूज करते हैं अगर हम डीएनए को तोड़ देते हैं, थोड़े से छोटे छोटे सीक्वेंस ले लेते हैं डीएनए के, तो उसको प्रोब बोल दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से वो प्रोब लिए गए, इस टेक्निक से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है ना, और अटैच कर दिया रेडियो एक्टिव से या फिर फ्लोरोसेंट मार्कर से। इस टेक्निक के द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई या मतलब कि उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, उन सेगमेंट्स को। सच प्रोब आर यूज टू आइडेंटिफाई इन्फेक्टियस एजेंट, मतलब इन्फेक्टियस एजेंट वैसे नॉर्मली तो देखा नहीं जा सकता, बट इन टेक्निक के द्वारा हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इन्फेक्टियस एजेंट सच एज साल्मोनेला काफ़ी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस, आपने सुना हो साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कॉज करता है, और साल्मोनेला जो है ये फूड पॉइजनिंग में भी मतलब कि डिजीज़ कॉज करता है। स्टेफाइलोकोकस है, ये एक बैक्टीरिया है। हेपेटाइटिस वायरस आपने सुना होगा, HIV आपने सुना होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम जेनेटिक्स के अंदर इसके बारे में, हम इन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में आपने सुना होगा, है ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज एंड सो बहुत सारी बीमारियां हैं। ऐसी बीमारियां हम क्या है, कुछ तो हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के अंदर और कुछ हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड टू प्रिडिक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स फ्रॉम carrier parents। The chances of birth of an affected child can be predicted by testing DNA of repeated prospective genetic disorder carrier parents। जो पेरेंट मतलब कुछ ऐसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या जो जेनेटिकली डिसऑर्डर्स हैं, मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं, उनमें एक पेरेंट ऐसा होता है जो कैरियर होता है, मतलब जिसको कुछ नुकसान नहीं होता, वो नॉर्मल लाइफ जिएगा हमेशा कंप्लीट लाइफ में। लेकिन क्या होगा, जो उसके बच्चे होंगे ना वो क्या है, वो अफेक्टेड आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस अच्छे से डिटेल में दे रखी जेनेटिक्स में, वहाँ पे हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग डिटेल में बीमारियाँ दे रखी हैं, तो अलग अलग जगह पे हम क्यों पढ़े, एक ही जगह पे क्यों ना डिटेल में एक साथ पढ़ लें उसको। ठीक है ना, तो ये था मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज। अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में
आपको पता है ट्रांसजेनिक का क्या मतलब होता है? आपने जीन थेरेपी के बारे में पढ़ लिया, आपने आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, और ट्रांसजेनिक मॉडिफाइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जीएमओ, ठीक है, वो भी ट्रांसजेनिक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं उन्हीं को हम ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है कि किसी ट्रांस का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड में, या कह सकते हैं हम बिल्कुल क्रॉस वाला सिस्टम हो, जो एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल जीन जो है मिला करके एक नई जीन बनाई जाती है, वो होती है ट्रांसजेनिक जीन, ठीक है ना। एक दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों की जीन ली, और उन दोनों की जीन से एक नई जीन बना दी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, और वो नई जीन जो है वो ट्रांसजेनिक जीन कहलाएगी, ट्रांसजीन कहलाएगी, ठीक है। और वो जिस एनिमल से डाली जाती है, मतलब जैसे मान चलो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मेरे अंदर से एक जीन निकाल ली, ठीक है, और वो किसी बैक्टीरिया वायरस किसी भी वेक्टर के अंदर वो डाल दी, ठीक है, डाल के उससे एक नया डीएनए नई जीन बना ली, ठीक है, और उसको किसी ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं, पेशेंट के अंदर डाल रहे हैं, किसी में भी डाल रहे हैं, तो वो क्या होगी, ट्रांसजीन होगी, और वो एनिमल क्या हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया, ठीक है ना। एनिमल दैट हैव हैंड देयर डीएनए मैनिपुलेट टू possess एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, फॉरेन मतलब बाहर से ली गई जीन जो है, आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल, वही मतलब है इसका। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, सीप, काउ, फिश have been produced, although over 95% of all existing transgenic animal are mice, मतलब जो चूहे जो होते हैं ना, फीमेल रैट जो होती है, वो ज़्यादातर जो है यूज की जाती है ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा, ठीक है ना, इस प्रोसेस में। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं एक एक करके नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है इसकी, और डेवलपमेंट कैसे होती है ट्रांसजेनिक एनिमल की। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड। ट्रांसजेनिक जो एनिमल की स्टडी है वो क्या सोच के बनाई जाती है, क्या स्टडी करके बनाई जाती है, वो क्या है कि वो जीन को रेगुलेट कैसे, मान चलो जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल की जो जीन है वो ली और बना दी, और उसमें जैसे कि आजकल पता है जो जितने भी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा जितने भी नए स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप या फिर कोई कंप्यूटर बनाया जाता है कि उसको समय के अकॉर्डिंग क्या है एडवांसमेंट क्या क्या उसके अंदर होनी चाहिए, क्या स्मार्टनेस उसके अंदर होनी चाहिए कि ये अपने आप ही खुद ही क्या है आइडेंटिफाई कर ले कि अपना उस चीज़ को रेगुलेट कर सके, ठीक है ना। आजकल स्मार्टफोन के अंदर सभी को पता है सारी चीज़ें होती हैं, सारी मतलब वेदर टेलीकास्ट उसके अंदर सब कुछ, मतलब सारी छोटी से छोटी चीज़ जो हम उस स्मार्टफोन के थ्रू क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है वो रेगुलेट करने की। ऐसे ही क्या है जीन भी अगर हम बना रहे हैं ना किसी ऑर्गेनिज्म से लेके एक नई जीन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आगे जाके जो उस पुरानी वाली जीन का जो फंक्शन है वो उससे कहीं ज़्यादा गुना उसको रेगुलेट कर पाए उस फंक्शन को, ठीक है ना। एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, वो जो जीन बनाई जा रही है पेशेंट के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाली जा रही है, तो वो कैसे अफेक्ट कर रही है उस बॉडी को, कैसे उसके जो और बाकी के फंक्शन होते हैं उनको कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है ना, किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स कर रही है। एंड इट्स डेवलपमेंट, और उसकी डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर है कि इसकी स्टडी करते टाइम पे जब क्या कहते हैं इंसुलिन जब हार्मोन बनाया जाता है कि प्रोटीन बनाई जाती है इसकी बॉडी आर्टिफिशियली टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जा रही है, तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाई जाती है, ठीक है। उसको जो इंसुलिन को बनाते हैं बॉडी के अंदर, जो इंसुलिन को जो ग्रोथ फैक्टर होता है जो उसको इंसुलिन को क्रिएट करता है, तो वो किस
किस किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है नॉर्मली नेचुरल तरीके से और आर्टिफिशियल तरीके से, हमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। देखो क्या होता है, कई बार जब हम कोई एक नई स्पीसीज, आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जो ये दो स्पीसीज के डीएनए ले लिए, डीएनए जीन एक ही बात है, ठीक है ना, इस पे माइंड मत करना, डीएनए और जीन को एक ही समझ के चलो अभी फिलहाल। तो दो स्पीसीज के हैं। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर कोई दूसरी स्पीसीज का या फिर कैसे छोटा सा ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चला गया, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला गया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, उस बैक्टीरिया को हमारी जो इम्यूनिटी है वो मार देती है, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेन जीन है, ठीक है ना, फॉरेन स्पीसीज की कोई जीन है। बैक्टीरिया जो है फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है ना, फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, तो इस वजह से हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आप सोचने की कोशिश कीजिए, जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है तो उसमें मतलब कि जीन किसी ऑर्गेनिज्म की होती है, डाली किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाती है, और जो उससे जो नई जीन बनती है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाता है। तो वो आप सोचिए एक बार, और सोच के मुझे ज़रूर बताइएगा ये पॉसिबल कैसे है। जब हमारी बॉडी एक बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो उसे मार देती है, तो क्या वो जो जीन बैक्टीरिया के अंदर हम डाल रहे हैं, है ना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस में, तो क्या उसको नहीं मारेगी? और नहीं मारेगी तो क्यों नहीं मारेगी? आपने पढ़ लिया है, एक बार बस रिवीजन हो जाएगा आपका, या तो आप मुझे मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट करो, जैसे भी आप बताना चाहें बता दें, ठीक है ना, बताना जरूर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। स्टडी ऑफ डिजीज सेकंड आता है ट्रांसजेनिक एनिमल में। डिजीज क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। These are specially made to serve as models for human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible. Today, transgenic disease models exist for many human disease such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer. Alzheimer पता है, याददाश्त जो चली जाती है, उस डिजीज को हम Alzheimer बोलते हैं, है ना। आर्थराइटिस भी आपको पता है, घुटने वाली बीमारी होती है रूमेटॉइड, जो घुटना जो हड्डी होती है ना, हड्डी के अंदर जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बुखार ज़्यादा हो जाता है, कैसे हड्डी का बुखार बोलते हैं जिसको, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है ना। और सिस्टिक फिब्रोसिस ये हार्ट नहीं, लंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। CFTR नाम की जीन इसको कोड करती है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन से आई थिंक रजिस्टिविटी है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये जो जितनी भी बीमारियों के नाम दे रखे हैं, पहले हमें पता होना चाहिए, जो ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं, जो ट्रांसजीन जो हम किसी एनिमल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हैं किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए, तो हमें पहले उस बीमारी का पता होना चाहिए, उस बीमारी के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी है, इस बीमारी के अंदर इस जीन में एक डिफेक्ट है, इस जीन के अंदर डिफेक्ट है, तो वो जीन की भी स्टडी होती है ना, जीन में भी 2 एलील होती हैं, कौन सी टाइप के एलील में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी वो जीन कौन से प्रोटीन को कोड कर रही है, वो जीन की बॉडी के अंदर क्या फंक्शन रोल प्ले कर रही है, एक्सप्रेशन क्या है उसका, किस जगह पे किस ऑर्गन में एक्सप्रेशन हो रहा है कि, और कौन कौन से सेल्स या फिर ऑर्गन से वो कनेक्ट है, ठीक है। वो सारी डिटेलिंग हमें पता होनी चाहिए अगर हम किसी भी पेशेंट को ट्रांसजेनिक जीन से क्या है ट्रीट कर रहे हैं तो, ठीक है ना। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, उसका पूरा कंप्लीट मॉडल हमें पता होना चाहिए उसके बारे में, उस डिजीज के बारे में, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। जो मेडिसिन होती है ना, जो कुछ बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट का काम करती है,
उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं बनाने में, ठीक है ना। उनको बनाया बहुत कम जाता है क्योंकि एक्सपेंसिव उनके होने की वजह से वो क्या है, ज़्यादा मार्केट में नहीं आते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो स्मोकिंग करते हैं ना, बीड़ी वगैरह पीते हैं जो, है ना, बीड़ी सिगरेट, उनकी उसके धुएं की वजह से जो बीमारी होती है ना लंग्स में, उसको एम्फाइसीमा बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी उस बीमारी के लिए भी क्या है, ह्यूमन प्रोटीन जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये जो बायोलॉजी का प्रोडक्ट है ये बनाया जाता है किसके द्वारा, ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। विच similar attempts are being made for treatment of phenylketonuria। phenylketonuria जो यूरिन में क्या है, फिनाइल एलेनिन जो इसकी वजह से मतलब इसमें ना क्या होता है, अमीनो एसिड जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। फिनाइल एलेनिन नाम की एक अमीनो एसिड है, तो ये जो जेनेटिक के अंदर ये हम फिनाइलकीटोन्यूरिया जो डिजीज़ है ये हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में इसमें होती है। अमीनो एसिड का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब फिनाइलकीटोन्यूरिया जो एलेनिन, आई थिंक एलेनिन से एक्सचेंज हो जाती है, जिसके वजह से यूरिन जो ब्लू कलर की होने लग जाती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, ये बीमारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब इसमें कह सकते हैं मेंटल रिटायरमेंट आ जाती है, रिटायर्ड जो होता है, ठीक है। और थोड़े से अजीब अजीब से सिम्टम्स होते हैं इसके, तो हम इसको जेनेटिक यूनिट के अंदर क्लियर करेंगे, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक cow रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.5 ग्राम पर लीटर। ये हम उसके अंदर जो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता है ना, उसमें ये दे रखे हैं, है ना, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड वॉज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैट नेचुरल काउ मिल्क। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इससे क्या है, जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा देखो क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड में क्या होता है, एक स्पीसीज़ का एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरी स्पीसीज़ का एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अलग अलग स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म है, अगर वो मेटिंग करते हैं, ठीक है ना, अगर वहाँ पे उनका रिप्रोडक्शन होता है, उनका जो भी ऑफस्प्रिंग आएगी, ठीक है, वो दोनों के करैक्टर लेके आएगी, दोनों स्पीसीज़ के करैक्टर लेके आएगी और एडवांस करैक्टर लेके आएगी, और उससे जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से भी क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फोर्थ है वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वैरायटी मिलती है हमें देखने को, एडवांसमेंट मिलती है हमें देखने को, एक नया करैक्टर देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज फॉर ऑन ह्यूमंस। ट्रांसजेनिक माइस आर, देखो इसने ये क्या बोला है, जब कोई भी अगर वैक्सीन बनाई जाती है तो उसकी सेफ्टी के लिए उसको सबसे पहले चूहे पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, रैट पे उसका इस्तेमाल देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन की कीमत चूहे से ज़्यादा है, तो इस वजह से मतलब एक इंसान के लिए एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को खतरे में डालते हैं, तो चूहे पे वो अप्लाई किया जाएगा, अगर वो चूहा मर जाएगा तो समझ लो इंसान के लिए भी खतरा है वो उसमें, है ना, अगर वो नहीं मरा तो फिर उसको इंसान पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine। तो मतलब समझ गए ना आप क्या इसमें इन लाइनों में क्या दे रखा है। मीन्स अगर कोई भी टेस्टिंग करनी होती है सबसे पहले चूहे पे करेंगे, इंसान से पहले, और अगर वहाँ पे देखा कि हाँ सक्सेसफुल हो गया है और ये मतलब नॉर्मल है, चूहे को कुछ नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इस वैक्सीन देने की वजह से, तो फिर उसको फिर आगे बढ़ाया जाता है, प्रोसीजर में लाया जाता है, ठीक है। फिफ्थ, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी
टेस्टिंग मतलब जो जहर से बचे, ठीक है ना, ऐसा केमिकल जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो उसकी भी सेफ्टी की जाती है, ठीक है ना, उसकी भी टेस्टिंग होती है। The procedure is the same as that used for testing toxicity of drugs. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substance than non-transgenic animal. They are then exposed to the toxic substance and the effects studied. Toxicity testing in such animals will allow us to obtain result in less time. ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, या फिर कह सकते हैं वो आसानी से मरते नहीं हैं किसी नॉर्मल टॉक्सिक सब्सटेंस से, क्योंकि उनके अंदर करैक्टर ही अलग होते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी ड्रग या फिर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल अगर बनाया जाता है तो वो सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल पे अप्लाई किया जाता है, और रेट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ऊपर पहले ही लिख दिया इन्होंने, 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, ठीक है ना। माइस सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर काउंट किया जाता है, या फिर उसको यूज किया जाता है एज ए ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है ना। तो ट्रांसजेनिक एनिमल पे सबसे पहले अप्लाई किया जाता है ये सारी चीज़ें, जिससे कि ह्यूमन को कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना, ह्यूमन को कोई परेशानी ना हो। तो ये थे ट्रांसजेनिक एनिमल और उनसे रिलेटेड कुछ, कि जैसे कोई भी केमिकल, कोई भी वैक्सीन, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कोई बीमारी है तो वो कैसे किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को, डिजीज़ को कैसे मॉडल तैयार किया जाता है एक डिजीज़ का, ठीक है ना। तो वो सब क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल भी 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, और नीट के अंदर इसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। ये थे ट्रांसजेनिक एनिमल और जीन थेरेपी के बारे में आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बस बायोपायरेसी और एथिकल इश्यूज बचे हैं, 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, आई थिंक वो भी हमारे आज ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।